प्रियांश को जब छोड़कर अंदर आए तो मधु ने कहा, मधु, पिंकी, प्रियांश देखने में तो अच्छा लड़का लगा, अब उसके माता पिता से भी मिल लूँ, फिर तेरा रिश्ता पक्का कर दूँ। पिंकी, माँ, आपको मुझे भगाने की बहुत जल्दी है, बताइए ऐसा क्यों? और इतना कहकर वो मधु के कंधों पर झूल गई। मधु, नहीं बेटा, कोई भी माँ अपने बच्चों को अपने से दूर नहीं करना चाहती, लेकिन जो समाज के नियम है ना, उन्हें तोड़ा तो नहीं जा सकता, वो हमारे लिए ही बने हैं। क्यों? अच्छा, मुझे जाने क्यों प्रियांश को देखकर ऐसा लगा कि मैं उससे पहले भी कभी मिल चुकी हूँ, पर कहाँ देखा है ये याद नहीं। पिंकी, माँ, उसे भी आपसे मिलकर कुछ ऐसा ही लगा था। अभी दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी वेला का फ़ोन आ गया। पिंकी, एक सेकंड माँ, वेला का फ़ोन है, मैं अभी आई। पिंकी, हेलो वेला, कैसी है यार तू? वेला, मैं तो ठीक हूँ, अपना बताओ, तुम तो मुझे कुछ बताते ही नहीं, तुम्हारा और प्रियांश का रिश्ता पक्का हो गया? पिंकी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुझे बताने वाली थी। वेला, चल बस कर, झूठी कहेंगी, मुझे तो प्रियांश ने बताया, वरना तू शादी भी कर लेती और मुझे पता ही नहीं चलता। पिंकी, नहीं यार, तेरे बगैर शादी कैसे होगी, एक तू ही तो है मेरी बेस्ट फ्रेंड। अच्छा चल, अब मुँह फुलाना बंद कर, समझी? और ये बता कि अब आ रही है ना इंडिया? वेला, जब तू बुलाए तब मैं हाजिर हो जाऊंगी, तो फिर आ जाना अभी। वेला, हाँ, आने का तो बहुत दिल चाह रहा है, तुम दोनों के जाने के बाद मैं बिल्कुल ही अकेली हो गई, बहुत याद आते हो तुम दोनों। अब तूने तो प्रियांश को फंसा लिया, वरना आराम से मैं प्रियांश से शादी कर लेती और इंडिया आकर बस जाती, पर तूने तो मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया, अब कोई दूसरा ढूंढना पड़ेगा। पिंकी, ओह नो, तूने मुझे पहले बताया होता तो तुम दोनों के बीच में नहीं आते। चल, अभी कोई देर नहीं हुई, मैं अभी उसे सारे रिश्ते तोड़ देती हूँ और तू उसे शादी कर ले। वेला, अरे नहीं नहीं यार, मैं तो मजाक कर रही थी, पागल है, ऐसे रिश्ता तोड़ लेगी? तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, समझी? मुझे तो मजाक करने की आदत है। पिंकी, पिंकी, वेला मेरी जान, मैं भी तो तेरे साथ मजाक कर रही थी, और मेरी वेला के लिए कोई उसके टाइप का ढूंढना पड़ेगा जो वेला के सारे नखरे उठाए। और फिर पिंकी और वेला दोनों हंस पड़े। इधर प्रियांश ने उनके और पिंकी के रिश्ते के बारे में जब अपनी माँ को बताया तो दीपा बहुत खुश थी। दीपा पिंकी की फ़ोटो को देखकर बोले, प्रिंस, तेरी पसंद तो वाकई ही लाजवाब है, बहुत सुंदर है, देखिए ना प्रिंस के पापा, अपनी होने वाली बहू को हमारे बेटे की पसंद इतनी अच्छी है। दिवाकर पिंकी की फ़ोटो को देखकर, हाँ फोटो में तो लड़की अच्छी है, तो बताओ बरखुदार, कब मिलवा रहे हो हमें हमारे होने वाली बहू से? प्रियांश झेंपते हुए, जब कहें आप दोनों। दीपा, कहना क्या है, जब तुमने पसंद कर लिया है तो हमारी भी हाँ ही है, बस मैं तो कब से अरमान लिए बैठी हूँ कि तेरे सर पर सेहरा सजा हुआ देखो। दिवाकर, हाँ भाई, तुम्हारी माँ को भी सास बनने की बड़ी जल्दी है, जल्दी से इनके अरमान पूरे कर दो। वैसे तुम्हारी माँ अभी तो खुद भी किसी नई नवेली दुल्हन से कम नहीं लगती। प्रियांश, ये तो आपने सही कहा, मेरी मोम तो आज एकदम यंग है। क्यों मोम, सही कहा ना? दीपा, तुम दोनों बाप बेटे भी मेरे साथ खूब मस्ती करते हो। अच्छा प्रिंस, तुम बात कर लो और डेट फिक्स हो जाए तो फिर चलते हैं। प्रियांश, ओके मोम, मैं अभी प्रिया की मोम से बात कर लेता हूँ दोनों, और फिर 2 दिन के बाद ही डेट फिक्स हो गई। इधर मधु भी सारी तैयारियों में लगी हुई थी। मधु, पिंकी, आज ऑफिस से छुट्टी लेकर जल्दी घर आ जाना, तेरे ससुराल वालों के लिए तोहफे भी खरीदने हैं। पिंकी, माँ आज? मधु, हाँ, और नहीं तो क्या, परसों वो लोग आ रहे हैं, मैं तो कहती हूँ कि तू आज से ही छुट्टी कर ले, कल मेहंदी भी तो लगवानी है। पिंकी, माँ वो लोग अभी मिलने आ रहे हैं, कोई शादी करने नहीं आ रहे, और मुझे ये ताम झाम नहीं करना, और आज तो मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तो आज तो पॉसिबल नहीं है। ऐसा करिए कि आप ड्राइवर के साथ चली जाइए, और जो आप अपनी पसंद से ले, वैसे मुझे आपकी पसंद ही पसंद है। अच्छा बहुत लेट हो रहा है, मैं चलती हूँ। मधु, अरे रुको तो, और पिंकी चली गई। लड़की बिना सिर्फ काम, बस वो तो अच्छा हुआ कि लड़का पसंद कर ले, और बड़बड़ाते हुए मधु भी मार्केट चली गई। आखिरकार वो दिन भी आ गया। पिंकी, माँ ये वाली साड़ी आज पहनो, आप लगना चाहिए कि आप भी किसी से कम नहीं, बिल्कुल मेरी सास को टक्कर देने वाले। मधु, नहीं पिंकी, हम लड़के वाले हैं, हमें उन्हें टक्कर देने की सोचना भी नहीं चाहिए। पिंकी, क्या माँ, आप भी लड़की वाले हैं तो क्या हुआ, लड़कों वालों से कोई कम थोड़ी ना होता है, ये सारी बातें पुरानी हो गई है, अब सब बराबर है। मधु, अच्छा बाबा चल,
तू जीती और मैं हारी। अब जाके तैयार हो जा, वो लोग भी कभी भी पहुंचते होंगे। प्रियांश और उसके पेरेंट्स अब प्रिया के घर पहुंचे तो नौकर ने उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाया और बोला, नौकर आप लोग बैठे, मालकिन को बुला कर लाता हूँ। जब मधु ड्राइंग रूम में पहुंची तो एक पल को वो ठिठक सी गई। उसके कदम दरवाजे पर ही रुक गए, मानो इतने सालों पहले वाली सारी बातें सामने हो। दीपा और दिवाकर भी मधु को देखकर एक दूसरे को देखने लगे। तभी प्रियांश उठा और उसने मधु के पैर छुए। मधु ने बड़ी हिम्मत करके उसके सर पर हाथ रखा। प्रियांश उनका हाथ पकड़कर, मोम ये मधु आंटी, और मधु आंटी ये मेरे मोम डैड दीपा। हाँ वो प्रिया की मोम को बुलाओ। प्रिया कहाँ है? प्रियांश, मोम यही तो प्रिया की माँ है। दीपा, क्या? व्हाट नॉनसेंस, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? प्रियांश, क्या हुआ मोम, आप ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो? दिवाकर, दीपा मेरे साथ चलो। दिवाकर, देखो दीपा अभी ये सही टाइम नहीं है, हम घर चलकर बात करेंगे। दिवाकर, वो हमारे घर पर काम करने वाले की बेटी से अपने इकलौते बेटे की शादी कभी नहीं। नेवर। डैड ये सब क्या है? मोम ऐसा क्या हो गया? दिवाकर, देखो प्रिंस, घर चलो फिर आराम से बात होगी। प्रयास, पर डैड ये आप। दिवाकर, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं चलता हूँ, तुम जल्दी आओ। और फिर दीपा और दिवाकर वहाँ से चले गए। प्रयास को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या चल रहा है। अचानक से मोम मधु आंटी को देखकर क्यों चली गई? फिर माँ आप कुछ बोलिए, क्या हुआ? प्रियांश, तुम्हारे मॉम डैड अचानक क्यों चले गए और माँ कुछ बोल क्यों नहीं रही? प्रियांश, पता नहीं प्रिया, मुझे तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम टेंशन मत लो, तुम आंटी का ख्याल रखो, मैं अभी जा रहा हूँ, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दे पाऊंगा जब मुझे कुछ मालूम होगा। और इतना कहकर प्रियांश भी वहाँ से चला गया। इधर मधु चुपचाप बैठी थी, बिल्कुल गुमसुम, और मन ही मन सोच रही थी कि उसका अतीत आज उसकी बेटी के सामने आ गया और उसकी खुशियों को गमगीत कर गया। वो पिंकी को क्या बताए कि वो लोग क्यों चले गए। इधर प्रियांश घर आकर अपनी माँ दीपा से पूछा, प्रियांश मोम मुझे बताइए कि आप वहाँ से ऐसे क्यों चली आई, आखिर क्या बात है, प्लीज़ मोम बताइए ना। दीपा, देखो प्रिंस, तुम्हारी और प्रिया की शादी नहीं हो सकती। प्रियांश, लेकिन क्यों? दिवाकर, आप इसे समझा दें, हमने आज तक इसकी हर जिद पूरी की है, लेकिन ये हम नहीं कर सकते बस। दिवाकर, प्रिंस बेटा, तुम्हारी मोम कुछ सोच कर ही बोल रही है, अपनी माँ की बात मान लो। प्रियांश, मैं कैसे मान लूँ, आप भी बताइए डैड, मुझे वजह जानने का हक है ना, आप मुझे इसकी बस वजह बता दे। एक बार बोला ना प्रिंस, अब तू बच्चा नहीं है, हमारे घर की कोई रेपुटेशन और सोसाइटी में एक ओहदा है, और तुम्हें लड़कियों की कमी है, एक से बढ़कर एक है। मैं तुम्हारे लिए लड़कियों की लाइन लगा दूंगी, बस उस प्रिया को भूल जाओ। अब बस भी करे, मुझे कोई बात नहीं करनी, जब आप लोगों का दिल चाहे मुझे बस इसकी वजह बता दे, आपका मुझ पर एहसान होगा। इतना कहकर प्रियांश कमरे से निकल गया और अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। मधु चुपचाप अपने कमरे में लेटी थी। तभी पिंकी चाय लेकर कमरे में पहुंचे। पिंकी, माँ उठो, चाय पी लो। मधु, पिंकी तुम मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैंने तेरी खुशियाँ छीन ली। और इतना कहकर मधु रोने लगी। पिंकी, माँ तुम रोना बंद करो, तुमने मेरी कोई खुशी नहीं छीनी, तुम बिल्कुल ही परेशान मत हो। उसने मधु के आंसू पहुँचे और उन्हें गले से लगाए और बोले, पिंकी चलो लो चाय पियो और बताओ कैसे बनी। मधु ने चाय पीने के बाद पिंकी की तरफ देखते हुए बोली, अच्छी है। पिंकी, माँ सिर्फ अच्छी? मधु हंसते हुए, नहीं बहुत अच्छी है। मधु, पिंकी तुम मुझसे पूछोगी नहीं कि वो लोग क्यों चले? पिंकी, माँ मुझे नहीं मालूम कि प्रियांश के मॉम डैड ऐसे क्यों चले गए, मुझे तुम्हारी हालत देखकर टेंशन हो रही है, तुम बस ठीक रहो कि और मुझे किसी बात का कोई मतलब नहीं। मधु, मैं ठीक हूँ, लेकिन तुझे जानने का पूरा हक है कि आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से प्रियांश के माता पिता बिना तुझसे मिले चले गए। पिंकी, ये बहुत साल पहले की बात है, तू बहुत छोटी थी, तब मैं दीपा मैम साहब के घर मेड का काम करती थी, और जिसे आज तुम प्रियांश कह रही हो ना, उसके बचपन का नाम प्रिंस है। वो दीपा मैम साहब का बेटा है। मैंने वहाँ कई साल काम किया और उनका मेरे साथ अच्छा व्यवहार था, बल्कि उन्होंने तेरी पढ़ाई का खर्चा भी उठाया था। लेकिन कुछ दिनों के बाद थोड़ा बहुत मैम साहब का व्यवहार बदलता गया, लेकिन मैं फिर भी काम करती रही, क्योंकि तेरी पढ़ाई और तेरे भविष्य के लिए मैंने ये सब कुछ सहा। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ पिंकी। फिर एक दिन क्या हुआ माँ? मधु, एक रोज़ दीपा मैम साहब का सोने का चैन चोरी हो गया और इल्ज़ाम मुझ पर लग गया।
पुलिस मुझे पकड़ कर ले गई, लेकिन शायद साहब को मुझ पर तरस आ गया और साहब ने मेरी जमानत करवाई और बोले कि यहाँ से चली जाओ। और फिर मैं तुझे लेकर उस शहर को छोड़कर यहाँ चली आई और फिर किसी तरह गुजर बसर किया। लेकिन पिंकी, वो चोरी मैंने नहीं की थी, पर मुझे क्या मालूम था कि मेरा अतीत इस तरह सामने खड़ा होगा और मेरी बेटे की ज़िंदगी में दुख दे जाएगा। मुझे माफ़ कर दे पिंकी। पिंकी, नहीं माँ, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अब जो हो गया सो हो गया, छोड़ो इस बात को। मधु, पर पिंकी, तू तो प्रियांश से प्यार करती है ना? पिंकी, माँ, ऐसे करोड़ों प्यार न्यौछावर है तुम पर, जिसकी वजह से मेरी माँ की आंखों में आंसू आए। मुझे नहीं चाहिए ऐसा प्यार। और इतना कहकर पिंकी बाहर निकल गई और अपने कमरे में आकर खूब रोई। इधर दिवाकर ने सारी बात प्रियांश को बता दी। सारी बात सुनकर उसने दिवाकर से कहा, प्रियांश डैड, जब आप लोगों को पता चल गया कि मधु आंटी ने चोरी नहीं की, तो फिर आज तो आप लोगों के पास एक अच्छा मौका था उनसे माफ़ी मांगने का, और अपनी भूल को सुधारने के बजाय आप लोग इस तरह तमाशा करके चले। अच्छा, अब जो हुआ उसे भूल कर आप लोग मेरी और प्रिया की शादी की बात करें। चलिए, मैं अभी मॉम से बात करता हूँ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। दिवाकर ने प्रिंस का हाथ पकड़कर बिठाया और कहा, दिवाकर, तुम ऐसा कुछ नहीं कहोगे। अभी तुम्हारी माँ का गुस्सा हाई है, वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। उन्हें थोड़ा टाइम दो, जल्दी ही कोई न कोई रास्ता निकल जाएगा। सही टाइम देखकर मैं बात करूँगा, मुझ पर भरोसा करो। प्रियांश, ओके डैड, पर जल्दी। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि प्रिया किस हालत में होगी ये सब देखकर। दिवाकर, सो तो है, तुम्हारी बात हुई उससे? प्रियांश, नहीं डैड, वो फ़ोन ही नहीं उठा रही, शायद अपसेट हो गई है, ये जो भी कल हुआ था। दिवाकर, हाँ, कोई भी हो जाएगा। अच्छा, मैं बात करता हूँ। दिवाकर कुछ देर बाद दीपा के कमरे में गए तो दीपा ने दिवाकर को देखते ही पूछा, दीपा, क्या हुआ? प्रिंस ने कुछ कहा? उसने कुछ खाया पिया? दिवाकर, नहीं। दीपा, रिलैक्स होकर मेरी बात सुना, हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है। दीपा, बोलिए, मैं सुन रही हूँ। दिवाकर, दीपा, प्रिंस हमारा इकलौता बेटा है और ज़िद्दी भी है तुम्हारी तरह। वो प्रिया से प्यार करता है और अब वो कोई मामूली लड़की नहीं है, हमारे प्रिंस से भी ज़्यादा ऊंचे पद पर है, वो भी अपनी काबिलियत पर। सुंदर भी है और हमारे बेटे की पसंद भी। वो उसका अतीत था, आज क्या है ये देखो। दीपा दिवाकर को टोकते हुए, तो आप कहना क्या चाहते हैं कि मैं उस 2 टके की नौकरानी की बेटी से अपने प्रिंस का रिश्ता कर दूं और अपने पूरे समाज में मजाक बना लूं? वो तो पागल हो गए उसके पीछे, पर आप भी उसकी वकालत करें। दिवाकर, दीपा, मेरा मतलब ये था कि प्रिंस। दीपा, बस, अब मैं कुछ भी नहीं सुना। मैं उसे इस घर की बहू नहीं बना सकती हूँ। वो है तो हमारी नौकरानी की बेटी, ये बात आप भी समझ ले और उसे भी समझा दे। इधर प्रिंस बार बार प्रिया को फ़ोन कर रहा था, लेकिन वो उसका फ़ोन नहीं उठा रही थी। फिर उसने वेला की मदद ली। वेला ने प्रिया से जब पूछा तो प्रिया ने कहा, प्रिया, कुछ खास बात नहीं है वेला, बस मुझे अभी इस शादी वादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए फिर बात को आगे बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। वेला, ये क्या बोल रही हो तुम? प्लीज़ यार, वो काफ़ी परेशान है और अब मजाक बंद कर और उसे कॉल कर ले। लड़ाई झगड़े तो होते ही रहते, छोड़ना यार। प्रिंस, वेला, मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, आई एम सीरियस। अब छोड़ अपना, बता कि तू कैसी है। वेला, क्या यार, अब ये प्रैंक करना बंद कर वरना मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। प्रिया, अच्छा मैं बाद में बात करती हूँ, अभी थोड़ी बिजी हूँ। और फिर प्रिया ने फ़ोन काट दिया। प्रिया अपने कमरे में लेटी थी, तभी मधु उसके पास आए। मधु, पिंकी, पिंकी, अरे माँ आओ बैठो। मधु, पिंकी, वेला का फ़ोन आया था, तूने इससे बात क्यों नहीं की? पिंकी, माँ क्या बात करूँ, इसलिए मैंने फ़ोन काट दिया। मधु, देख बेटा, तू इतना बड़ा त्याग मत कर, प्रियांश तुझसे प्यार करता है और वो परेशान है। जो भी हुआ वो बीता हुआ काल था, उसके लिए तू अपना आज क्यों खराब करी? पिंकी, मेरा मान सम्मान तेरी खुशी से बढ़कर नहीं है मेरी बच्ची, नहीं। और मधु रोने लगी। पिंकी, माँ रोना बंद करो, इधर देखो माँ, अगर मैं प्रियांश से शादी कर भी लूँ तो क्या तुम्हें क्या लगता है मुझे उसकी मोह कभी अपनी बहू मानेगी? अगर ऐसा होता तो वो क्या उस दिन ऐसे ही चले जाते? इसीलिए माँ, मेरा फैसला जो है उसमें हम सब की भलाई है। और रही बात प्रियांश की, तो वो एक ना एक दिन मुझे भूल जाएगा। पिंकी, माँ तुम मेरे लिए परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। वैसे भी मुझे इतना टाइम नहीं इन सब बातों के सोचने के। चलो
अब तुम आराम से सो जाओ। इधर प्रियांश ने अपना खाना पीना छोड़कर अपने को एक कमरे में बंद कर लिया। दीपा नौकर से, सुनो, प्रिंस बाबा के लिए खाना लेकर आओ उसके कमरे में। दीपा ने किसी तरह प्रिंस को कमरा खोलने के लिए मजबूर किया। दीपा अंदर गई तो देखा कि प्रियांश ने अपनी हालत ख़राब कर ली थी। ना उसने दाढ़ी बनाई थी और ना ही कुछ खाया पिया था। दीपा, प्रिंस बेटा, ये क्या हाल बना रखा है? चल खाना खा ले, आज तुम्हारी मोम अपने हाथों से खाना खिलाई। तभी नौकर खाना लेकर आ गया। दीपा ने उसे इशारे से खाना रखकर जाने को कहा। दीपा ने जैसे ही खाना उसकी तरफ खिलाने के लिए हाथ बढ़ाया, प्रिंस ने दीपा का हाथ हटा दिया। दीपा, मुझे पता है कि मेरा बेटा मुझसे नाराज है, लेकिन मुझे यह भी पता है कि तुम जल्दी ही मेरी बात समझ आओगे। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारा भला ही चाहूँगी, इसलिए प्रिंस मेरी बात को मान ले। बोल जा उस नौकरानी की बेटी को, तुम्हारा उसका कोई जोड़ नहीं है। प्रियांश, बस मोम, अब आप यहाँ से जाए, मैं प्रिया के बारे में कोई बुरी बात नहीं सुन सकता। और इतना कहकर प्रियांश ने गाड़ी की चाबी उठाई और घर से बाहर निकल गया। तो गाइज, अब आगे क्या होगा? अब प्रिया और प्रियांश एक हो पाएंगे या फिर नहीं, ये जानने के लिए अगला पार्ट जरूर देखना जी। धन्यवाद।